कहानी ब्रह्मराक्षस की है। आइए सुनते हैं ब्रह्मराक्षस की दहशत की कहानी। भारत के एक पुराने गांव के बारे में कहते हैं कि वहां पर कभी ब्रह्मराक्षस का वास हुआ करता था। यह गांव घने जंगलों के बीच बसा हुआ था, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी। गांव के चारों ओर अजीब सी खामोशी फैली रहती थी, जैसे वहां की हवाएं भी डर के मारे थम गई हों। इस गांव का नाम था कालीगढ़। रहस्यमयी हवेली। गांव के एक छोर पर एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी, जिसे लोग रक्त हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली का इतिहास बड़ा ही भयावह था। कई साल पहले वहां एक महान पंडित रहते थे, जो तंत्र मंत्र और यज्ञों में निपुण थे। पंडित का नाम था भैरवनाथ। उनकी विद्या इतनी गहरी थी कि लोग उन्हें देवता मानते थे, पर उनके बारे में यह भी कहा जाता था कि उनकी विद्या का एक हिस्सा काले जादू से भरा हुआ था। भैरवनाथ अपने तंत्र मंत्र से सबको मोहित कर चुके थे, लेकिन उनकी लालसा ने उन्हें उस राह पर धकेल दिया जहां से वापसी नामुमकिन थी। उन्होंने अमरता प्राप्त करने के लिए एक दुर्लभ अनुष्ठान किया, लेकिन कुछ भयानक गलती के कारण वह ब्रह्मराक्षस बन गए, आधा मानव आधा राक्षस। उन्होंने अपने गांव को श्राप दे दिया और उस दिन से हवेली और गांव के चारों ओर मौत और डर का साया मंडराने लगा। श्राप का असर। कहा जाता है कि ब्रह्मराक्षस का श्राप इतना शक्तिशाली था कि जो भी उस हवेली के करीब जाता वह वापस कभी नहीं आता। रात होते ही हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती। कुछ लोगों ने हवेली के अंदर विचित्र और डरावने साए चलते देखे थे। लोगों की मान्यता थी कि ब्रह्मराक्षस को चैन तभी मिलेगा जब कोई उसकी आत्मा को मुक्त करेगा, परंतु उसके श्राप से मुक्ति पाने का तरीका किसी को नहीं पता था। कालीगढ़ के लोग उस हवेली से दूर ही रहते थे। वे रात के समय घर से बाहर निकलने से कतराते थे। गांव में सन्नाटा और भय का माहौल हमेशा बना रहता था। 4 दोस्तों की उत्सुकता। कहानी की शुरुआत होती है 4 दोस्तों से, राहुल, सोनू, प्रीति और नेहा। ये सभी शहरी छात्र थे जो अपने कॉलेज की छुट्टियों में एडवेंचर के लिए इस गांव में आए थे। गांव की खामोशी और डरावनी कहानियों ने उनके मन में एक अजीब सा आकर्षण पैदा कर दिया था। गांव वालों ने उन्हें ब्रह्मराक्षस और हवेली की कहानी सुनाई, पर उन्होंने इसे सिर्फ एक अफवाह माना। राहुल ने मस्ती करते हुए कहा, हमें इस हवेली में जाकर देखना चाहिए। शायद कोई सच छिपा हो, या फिर ये सब लोगों की गलतफहमी हो। नेहा ने उसे चेताया, राहुल, ये सब बातें मजाक नहीं है। अगर गांव के लोग इतने डरे हुए हैं तो शायद कुछ सच्चाई हो। सोनू, जो हमेशा साहसी था, हंसते हुए बोला, डरपोक मत बनो, हम बस देखेंगे और लौट आएंगे। इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। आखिरकार चारों ने निर्णय किया कि वे रात के समय उस हवेली में जाकर उसका रहस्य जानेंगे। उनके अंदर का रोमांच उन्हें वहां खींच रहा था और वे मान रहे थे कि यह बस एक पुरानी कहानी है जिसे लोग यूं ही बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। हवेली में प्रवेश। रात का समय था। चांदनी धुंधली थी और हवाएं बहुत तेजी से चल रही थी। चारों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़े। जैसे ही वे हवेली के करीब पहुंचे, उनके कदम भारी हो गए। हवेली की खिड़कियों से अजीब आवाजें आ रही थी, जैसे कोई वहां से उन्हें देख रहा हो। हवेली के दरवाजे पर जंग लगी हुई थी और चारों ओर सूखे पेड़ झूम रहे थे। राहुल ने दरवाजा खोला। दरवाजा जोर से चीखते हुए खुला और उसके अंदर घना अंधेरा पसरा हुआ था। हवेली की पुरानी दीवारों पर काले धब्बे थे, जैसे कभी वहां खून के छींटे पड़े हों। हवा में अजीब सी सड़ांध भरी थी। चारों ने कदम अंदर रखा और वहां की ठंडक ने उन्हें हिलाकर रख दिया। नेहा ने धीरे से कहा, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन राहुल ने उसे चुप कराते हुए कहा, हम यहाँ तक आ ही गए हैं, तो अब कुछ देर रुक कर देखते हैं। भयावह घटनाएं। वे चारों एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां चारों ओर धूल जमी हुई थी। दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह बने हुए थे और कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा यज्ञ वेदी थी। तभी अचानक हवेली में लगी एक पुरानी घड़ी की सुइयां घूमने लगी और एक जोरदार आवाज के साथ घड़ी का कांटा 3 पर आकर रुक गया। सोनू ने घबराते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? यह घड़ी तो सैकड़ों साल से बंद थी। तभी हवा में एक अजीब सी सुगंध फैल गई और चारों ने देखा कि यज्ञ वेदी के पास धुआं उठने लगा। धुएं में एक परछाई आकार लेने लगी। चारों के चेहरे पर डर और घबराहट साफ झलक रही थी।
वह परछाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और उसके साथ ही कमरे का तापमान भी गिरता जा रहा था। अचानक परछाई ने एक आवाज में कहा, तुमने मुझे जगाया है, अब मैं तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने दूंगा। यह सुनकर चारों दहशत में आ गए। नेहा की चीख निकल गई और राहुल ने टॉर्च की रोशनी उस परछाई की ओर फेंकी, लेकिन रोशनी उस पर कोई असर नहीं कर रही थी। सोनू ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। चारों अब एक भयानक जाल में फंस चुके थे। ब्रह्मराक्षस का आगमन। वह परछाई अब धीरे धीरे मानव आकार लेने लगी। उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे और उसके चेहरे पर अजीब सी क्रूर मुस्कान थी। वह ब्रह्मराक्षस था। उसने जोर से चीखते हुए कहा, तुम सबने मेरी शांति भंग की है, अब तुम सब मेरे होंगे। नेहा ने कांपते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम यहाँ गलती से आ गए हैं। ब्रह्मराक्षस ने जोर से हंसते हुए कहा, अब कोई माफी नहीं, मैं सदियों से भूखा हूँ और अब तुम्हारी आत्माएं मुझे तृप्त करेंगी। चारों ने देखा कि हवेली के चारों ओर की दीवारें खून से लाल हो रही थी और उनके कदम खुद ब खुद जकड़ने लगे। अचानक वहाँ की खिड़कियों से हवा के साथ अजीब से शब्द सुनाई देने लगे, जैसे कोई प्राचीन मंत्र चल रहा हो। अंतिम मोड़। तभी प्रीति ने देखा कि हवेली के एक कोने में एक पुरानी किताब रखी थी, जिस पर कुछ तांत्रिक चिन्ह थे। उसे याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने कहा था कि ब्रह्मराक्षस की आत्मा को केवल एक विशेष मंत्र से ही शांत किया जा सकता है। वह दौड़ते हुए उस किताब के पास गई और उसे खोलकर पढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, ब्रह्मराक्षस ने जोर से चिल्लाते हुए उस पर हमला किया। नेहा और सोनू ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन ब्रह्मराक्षस की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि वे उसे रोक नहीं सके। राहुल ने हिम्मत जुटाकर प्रीति की मदद की और दोनों ने मिलकर वह मंत्र पढ़ा। ब्रह्मराक्षस अचानक रुक गया। उसकी चीख गूंजने लगी और वह तड़पने लगा। कुछ ही पलों में वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। अंत्या शुरुआत। हवेली में अचानक शांति छा गई। चारों दोस्त बेहद थके हुए और डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद अब सब कुछ खत्म हो गया है। वे हवेली से बाहर निकलने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक हल्की हंसी की आवाज पीछे से आई। वह ब्रह्मराक्षस की हंसी थी। यह अंत नहीं है, मैं वापस आऊंगा।